सभी का ग्राफ एजुकेशन एकेडमी की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में स्वागत है। हम चर्चा करते हैं बीएससी थर्ड ईयर की फिजिक्स के ऊपर। बीएससी थर्ड ईयर में फिजिक्स के 3 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर क्वांटम फिजिक्स, सेकंड पेपर न्यूक्लियर फिजिक्स, थर्ड पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फर्स्ट पेपर क्वांटम फिजिक्स के ऊपर। क्वांटम भौतिकी में हमारे वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने बहुत योगदान दिया है, यानी कि इसे 20वीं सदी की फिजिक्स भी कह सकते हैं। इससे पहले अपन पढ़ते आ रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी, यानी चिरसम्मत भौतिकी में भौतिकी के कई सारे जो नियम थे वो लागू नहीं होने के कारण इस डिजिटल युग के अंदर क्वांटम फिजिक्स की आवश्यकता हुई। तो क्वांटम फिजिक्स की जो खोज है वो एक शब्द क्वांटा से हुई है, यानी अपन कह सकते हैं क्वांटा, या इसे फोटोन भी कह सकते हैं। क्वांटा शब्द ऊर्जा के स्पेक्ट्रम्स को समझाने में बहुत कारगर साबित हुआ, यानी ऊर्जा स्पेक्ट्रम्स में यह बताया गया कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी का जो अवशोषण है, वो उत्सर्जन जो है, ये लगातार सतत न होकर छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। यानी क्वांटा शब्द से ही इस क्वांटम फिजिक्स की नींव रखी गई है। क्वांटम फिजिक्स में सबसे पहले मैक्स प्लांक ने क्वांटम परिकल्पना दी, यानी क्वांटम परिकल्पना में एनर्जी E को h न्यू से परिभाषित किया गया, यानी बात अपन कर रहे हैं कि एनर्जी स्पेक्ट्रम्स को समझाने के लिए क्वांटम फिजिक्स सबसे पहले कारगर साबित हुई है। तो क्वांटम फिजिक्स में एनर्जी E को इस प्रकार परिभाषित किया गया कि जो एनर्जी है, ऊर्जा जो है, वो अवशोषित जो उत्सर्जित की जा रही है वो h न्यू के पूर्णांक गुणज के बराबर अवशोषित या उत्सर्जित की जाती है। इसे कह सकते हैं इक्वल टू स्मॉल nh न्यू भी कह सकते हैं, जहां n इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट, यानी कि एनर्जी के वो जो उत्सर्जन है, वो अवशोषण जो है, वो h न्यू के पूर्णांक गुणज के बराबर माने गए हैं। इसे क्वांटम परिकल्पना कहा। इस क्वांटम परिकल्पना के आधार पर मैक्स प्लांक ने बहुत सारे प्रयोग किए, जिसमें अपन इस क्वांटम फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट में इन नियमों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, यानी कि वीन के विकिरण नियम, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, रेले जीन्स का विकिरण नियम, जो लघु तरंगदैर्ध्य, दीर्घ तरंगदैर्ध्य, इनके यूपर कौन सा नियम आधारित है, कौन सा नहीं है, कौन सा लागू होता है, कौन सा नहीं होता है। कॉम्पटन प्रभाव भी इसी यूनिट में दिया गया है। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे संकारक ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें जीरो ऑपरेटर है, यूनिट ऑपरेटर है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। इसके बाद में अपन एरेनफेस्ट थ्योरम्स के बारे में चर्चा करेंगे। एरेनफेस्ट थ्योरम किस चीज़ के ऊपर लागू होती है, इसकी लिमिट्स क्या हैं। तो हम सबसे पहले इस क्वांटम फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट में टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले इस क्वांटम परिकल्पना के आधार पर मैक्स प्लांक के द्वारा दिए गए जो नियम है उसमें कॉम्पटन प्रभाव के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव क्या है? तो सबसे पहले अपने को यह जानना जरूरी है कि कॉम्पटन प्रभाव होता क्या है और ये क्वांटम परिकल्पना के ऊपर किस प्रकार आधारित है। तो जो कॉम्पटन प्रभाव है उसके बारे में चर्चा करने के लिए अपने को सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि जो दो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके अंदर तरंगदैर्ध्य लैम्डा प्लांक कांस्टेंट्स की भी आवश्यकता होती है, प्रकाश के वेग c की भी आवश्यकता होती है, फ्रीक्वेंसी म्यू की भी आवश्यकता होती है। यानी कि
इस कॉम्पटन प्रभाव में यह बताया गया है कि कोई भी फोटोन कह सकते हो, ये फोटोन परिभाषित कर सकते हैं एक्स किरणों के माध्यम से भी। यानी कि जब कोई फोटोन या जब कोई एक्स किरण किसी भी पार्टिकल से कॉलिजन करती है, यानी किसी भी पार्टिकल से जो टक्कर करती है, तो इस टक्कर में दो प्रकार के तरंगदैर्ध्य की किरणें पाई जाती हैं। यानी कि टक्कर के बाद में फोटोन हो या एक्स किरण हो, वो प्रकीर्णित होती है। तो इस प्रकीर्णित एक्स किरणों में दो प्रकार के तरंगदैर्ध्य की एक्स किरणें पाई जाती हैं। एक प्रकार की एक्स किरण जिसका तरंगदैर्ध्य लैम्डा आपतित एक्स किरण के तरंगदैर्ध्य के समान पाया गया, तथा दूसरे प्रकार की एक्स किरण जिसका तरंगदैर्ध्य इस आपतित एक्स किरण के तरंगदैर्ध्य से अधिक पाया जाता है। यानी कि टक्कर के बाद जो अधिक तरंगदैर्ध्य पाया जाता है, उस घटना को, यानी कि तरंगदैर्ध्य अधिक पाए जाने की इस घटना को कॉम्पटन प्रभाव कह सकते हैं। तो जो तरंगदैर्ध्य अधिक पाया जाता है, मान लो उसे लैम्डा डैश कह दो, और जो आपतित फोटोन है उसका तरंगदैर्ध्य माना लैम्डा है, तो इन दोनों तरंगदैर्ध्यों का जो डिफरेंस, प्रकीर्णित और आपतित फोटॉन्स के वेवलेंथ का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अपन कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। यानी कि कॉम्पटन विस्थापन को लैम्डा डैश माइनस लैम्डा या डेल लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो कॉम्पटन विस्थापन है, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका मैक्सिमम मान कब होगा। ये मैक्सिमम मान उस कोण पर डिपेंड करेगा कि जो भी कोण है वो प्रकीर्णित फोटोन किस कोण से प्रकीर्णित हो रहा है। यानी कोण मैक्सिमम है, अधिकतम प्राप्त करने के लिए कोण 180, मान लो उस फाई कोण मान लेते हैं उस कोण को, और फाई इक्वल टू 180 जब होता है तो उस 180 के ऊपर इस तरंगदैर्ध्य में अधिकतम परिवर्तन पाया जाता है। इस अधिकतम परिवर्तन पाए जाने की घटना को भी अपन कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। तो अब अपन चर्चा करते हैं कॉम्पटन प्रभाव के द्वारा इस कॉम्पटन विस्थापन के सूत्र की व्युत्पत्ति के लिए। यानी कॉम्पटन विस्थापन का सूत्र मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसकी चर्चा करते हैं। फॉर्मूले की चर्चा करने के लिए अपने को समझना पड़ेगा डायग्राम से। तो डायग्राम में सबसे पहले माना एक आपतित फोटोन किसी भी पार्टिकल से, कोई भी पार्टिकल की टक्कर होने के लिए दो पार्टिकल्स का होना जरूरी है। तो इस फोटोन को टक्कर करने के लिए अपने पास में एल्यूमिनियम ले लो, जो बेरियम ले लो, ऐसा परमाणु लेते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ढीले बंधे हुए हों, यानी कि वो परमाणु आसानी से टूट सकता हो, ऐसा परमाणु अपन लेंगे। तो इसमें मान लो ये आपतित फोटोन एल्यूमिनियम के हो सकते हैं या बेरियम के, किसी भी ऐसे परमाणु के जो शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन से ये फोटोन टक्कर करता है। तो टक्कर अपन ने बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ी है कि दो पार्टिकल्स के मध्य कोलिजन टू टाइप्स की होती है। एक इलास्टिक कोलिजन होती है, दूसरी अनइलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर। देखो इलास्टिक कोलिजन के अंदर कंजर्वेटिव लॉज जो अपन ने पढ़े थे, संरक्षण के जो नियम हैं, वो संरक्षण के नियम में एनर्जी और मोमेंटम, ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित पाई जाती है। और अनइलास्टिक कोलिजन जो होती है उसके अंदर एनर्जी कंजर्व होती है लेकिन मोमेंटम कंजर्व नहीं होता। यहां पर अपन जो टक्कर होगी वो प्रत्यास्थ टक्कर है। जब ये आपतित फोटोन इन शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन्स से टक्कर करता है तो इस फोटोन की जो डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन से फोटोन प्रकीर्णित हो जाता है। टक्कर करने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसे अपन कह सकते हैं प्रकीर्णित फोटोन। और जब ये फोटोन किसी स्थिर पार्टिकल से, पहले स्थिर अवस्था में है, तो टक्कर करता है तो ये इसको भी डायरेक्शन देगा, इसको भी ये गति देगा, और ये गति काइनेटिक एनर्जी के रूप में देगा, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो ये भी उस डायरेक्शन से किसी कोण पर प्रतिक्षिप्त, जिसे कह सकते हैं अपन प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन्स,
अब अपन कह सकते हैं कि जो आपतित फोटोन की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन से ये फोटोन मान लो फाई कोण से परिकिरणित होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थीटा कोण से प्रतिक्षिप्त होते हैं। अब इस स्थिर पार्टिकल को जो गति मिली है वो इस फोटॉन्स की गति से मिली है, यानी कह सकते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा में जो लाभ हुआ है वो इस फोटोन की ऊर्जा में हानि के बराबर होगा। यानी कोई पार्टिकल जितनी स्पीड से स्थिर पार्टिकल के ऊपर गिरेगा या स्थिर पार्टिकल से टक्कर करेगा तो उसको उतनी ही गति मिलेगी जितनी वो स्पीड से उससे टक्कर करता है। तो उसकी जो गति है वो इस फोटोन की वजह से है। अब अपन चर्चा करते हैं इन फोटॉन्स की एनर्जी क्या होगी, इन फोटॉन्स की जो मोमेंटम है वो क्या होगा। तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्वांटम परिकल्पना में फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू कितनी होती है, h न्यू। इसको E1 कह सकते हैं, परिकिरणित फोटोन की E2 कह देंगे। आपतित फोटोन की ऊर्जा E1 इक्वल टू h म्यू और संवेग P1 इक्वल टू h अपॉन लेमदा जो संवेग होता है ये वेवलेंथ को परिभाषित करता है। इसका फोटोन का जो संवेग होता है तो h अपॉन लेमदा कह सकते हो, या लेमदा इक्वल टू c अपॉन म्यू होता है तो अपन इसे h म्यू अपॉन c भी कह सकते हैं। ये आपतित फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम हो गया। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि जो स्थिर पार्टिकल है ये मूव नहीं कर रहा है, तो मूव नहीं कर रहा है तो इसमें वेलोसिटी नहीं है, किसी भी पार्टिकल में वेग नहीं है, तो उसका संवेग कितना होगा, 0 होगा। तो इसका संवेग p इक्वल टू कितना है, 0। और इसकी एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी अपने को पता है ऊर्जा संवेग संबंध से, संवेग 0 है तो संवेग का पार्ट 0 हो गया और mc² आ गया। अब अपन कह सकते हैं कि जो मास है ये 2 टाइप से डिनोट करते हैं अपन। कोई भी पार्टिकल जब मूवमेंट करता है तो उसके मास को अपन स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और जो पार्टिकल मूवमेंट नहीं करता, स्थिर अवस्था में रहता है, तो उसके मास को अपन स्मॉल m नोट से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया स्मॉल m नोट c²। आगे चलते हैं इस प्रकीर्णित फोटोन के एनर्जी और मोमेंटम के लिए। इस प्रकीर्णित फोटोन की एनर्जी को E2 कह दो। अब देखो जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी गति पर डिपेंड करेगी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी h म्यू न करके अपन कह देंगे h म्यू डैश। दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है इसलिए अपन एक की म्यू से प्रदर्शित कर देंगे और एक की म्यू डैश से प्रदर्शित कर देंगे। इसका मोमेंटम जो है, संवेग जो है P2 इक्वल टू कह सकते हैं अपन h म्यू डैश अपॉन c। अब चर्चा करते हैं इस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो पहले स्थिर था, उसके बाद में इसने मूवमेंट करके, यानी कि इसको गति मिली है वो फोटोन के द्वारा मिली है। अब गति मिली है तो इसका संवेग कितना होगा, पढ़ते आए हैं कि ये v वेग से अगर गति कर रहा है, कोई भी पार्टिकल है वो v वेग से ही गति करेगा। v वेग से अगर गति कर रहा है और इसका मास m है तो संवेग इक्वल टू क्या होगा, p इक्वल टू mv। अब इसकी एनर्जी के ऊपर चर्चा करते हैं अपन। एनर्जी अपने को पता है m नोट c² मानी है जब स्थिर है, इसे विराम द्रव्यमान कहा है। और अगर ये मूवमेंट कर रहा है तो विराम तो नहीं है, अब गति कर रहा है, तो इसका एनर्जी हो जाएगी mc²। अब सारी चीजें अपने पास में आ गई, एनर्जी आ गई आपतित फोटोन की, प्रकीर्णित फोटोन की और प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन्स की, और इन सब की क्या आ गया, मोमेंट भी आ गया, यानी मोमेंटम आ गया और एनर्जी, दोनों चीजें अपने पास में है। अब सबसे पहले अपने को ये पता होनी चाहिए कि सेकेंड ईयर में अपन पढ़े हैं कि जो भी पार्टिकल है वो टक्कर जब करता है तो उस टक्कर के बाद में और टक्कर के पहले कंजर्वेटिव लॉज को लागू करके देखा जाता है। संरक्षण के नियम ये कहते हैं कि कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद किसी भी पार्टिकल की एनर्जी, उसका मोमेंटम, उसका मास, उसकी वेलोसिटी, ये सारी चीजें कंजर्व होना जरूरी है। ये सारी चीजें कंजर्व जब हो जाती है तो उसे इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, और जब अनइलास्टिक कोलिजन होती है तो उसमें मोमेंटम यानी कि जो संवेग है वो कंजर्व नहीं रहता।
तो अब अपन चर्चा करते हैं इन कंजर्वेटिव लॉज के अंदर। अपने पास में यहाँ दो चीजें हैं, एक एनर्जी और एक मोमेंटम, तो दो ही कंजर्वेटिव लॉज लगेंगे यहाँ। तो सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार, अब देखो एनर्जी एक्स अक्ष में देख लो या वाई अक्ष में देख लो, एनर्जी जो है वो कंजर्व ही रहेगी टक्कर से पहले और टक्कर के बाद। ये एनर्जी कंजर्व लो यही कहता है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद कण की जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, संरक्षित होनी चाहिए। तो टक्कर से पहले दोनों की एनर्जी कितनी है, एच न्यू प्लस इसकी कितनी है, एम नॉट सी स्क्वायर, इक्वल होनी चाहिए कॉलिजन के बाद, टक्कर के बाद एच न्यू डैश प्लस इसकी एनर्जी कितनी है, एम सी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अपन सोल्व कर लेंगे, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, इसको इधर ले लेते हैं, एच म्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, एन सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग इसको एम, देखो इक्वेशन 1 दे दो इसे, इक्वेशन 1 का वर्ग करने पर अपन निकाल रहे हैं कॉम्पटन विस्थापन का सूत्र। वर्ग करोगे एम स्क्वायर सी 4 इस पार्ट का हो जाएगा, इस पार्ट का एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी 4 और सॉल्व करो, एम स्क्वायर सी 4 एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी 4 प्लस होल क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर, ये सॉरी 2h एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश, यानी कि दोनों का होल जो हो गया, h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर 2h में। अब अपने पास में जो इक्वेशन 2 आई है, इस इक्वेशन 2 का आगे अपने को आवश्यकता पड़ेगी इक्वेशन 2 की, जब मोमेंटम के कंजर्व लॉ लागू करेंगे, जब इस इक्वेशन 2 की अपने को आवश्यकता होगी। अब अपन चर्चा करते हैं एनर्जी के बाद में संवेग के संरक्षण के नियमानुसार। अब संवेग संरक्षण के नियमानुसार के लिए पार्टिकल का जो वेग है वो एक्स अक्ष में भी हो सकता है, वाई अक्ष में भी हो सकता है, जेड अक्ष में भी हो सकता है। तो संवेग के संरक्षण के लिए, संवेग के संरक्षण के लिए अपने को ये आवश्यकता होनी चाहिए कि अपने पास में ये जो कोण है एक्स अक्ष में किस कोण से प्रकीर्णन हो रहा है फोटोन का, और इलेक्ट्रॉन का किस कोण से प्रकीर्णन हो रहा है। तो सबसे पहले अपन संवेग संरक्षण के नियमानुसार में देखते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण के नियमानुसार। तो एक्स एक्स के अनुदिश संवेग संरक्षण का नियम लगाने के लिए सबसे पहले टक्कर से पूर्व कितना है संवेग, एच म्यू अपॉन सी इक्वल टू, ये जो पार्टिकल है एक्स एक्स और ये वाई एक्स मानी गई है अपने द्वारा, ये वाई मान लो और इसे कह दो एक्स एक्स। अब इस एक्स एक्स से प्रकीर्णित फोटोन फाई कोण पर है, तो फाई ये इसके साथ में कोस बना रहा है, तो यहां संवेग कितना है, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस ऑफ फाई प्लस एम वी कॉस ऑफ कोण कितना है, थीटा। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, c कॉमन ले लेते हैं 1/c, तो ये हो जाएगा h न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस ऑफ फाई, इस पार्ट को इधर लेके एम वी कॉस थीटा, यानी कि एम वी सी कॉस थीटा इक्वल टू एच न्यू
माइनस न्यू डैश कॉस फाई। इक्वेशन 3 दे दो, इसे कॉमन ले लो एच दोनों में से, म्यू माइनस म्यू डैश कॉस ऑफ फाई। अब अपन चर्चा करते हैं वाई एक्स के अनुदिश संवेग संरक्षण के नियमानुसार। वाई एक्स के अनुदिश संवेग संरक्षण के नियमानुसार। अब वाई एक्स के साथ में जो कोण फाई और थीटा है वो साइन से रिलेटेड हैं, ये साइन से बन रहे हैं। तो इसमें देखो वाई एक्स में इधर संवेग एच म्यू डैश अपॉन सी और इधर कौन सा एम वी। तो एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई इक्वल हो जाएगा किसके, एम वी साइन थीटा के। अब इसे c को उधर ले जाओ, एम वी सी साइन थीटा इक्वल टू एच म्यू डैश साइन फाई। इक्वेशन नंबर 4। ये अपन मोमेंटम के कंजर्व लॉ को लागू किया है एक्स एक्स और वाई एक्स के अनुदिश। अब जो इक्वेशन 3 और 4 है, इन दोनों का वर्ग करके ऐड करने पर, तो दोनों का वर्ग करो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस वाले पार्ट को ऐड कर देते हैं पहले, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इस तरफ का पार्ट क्या है, एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश कोस ऑफ हाई का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। सोल्व करो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल हो गया एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश कोस ऑफ फाई प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब यहां पे जो पार्ट सोल्व हो रहे हैं उन्हें कर लो पहले। ये कोस स्क्वायर फाई का और ये साइन स्क्वायर फाई, दोनों को एक जगह 1 हो जाएगा। और उसके बाद में आगे का जो पार्ट है उसको लिख देते हैं। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर ही रह जाएगा। कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश कोस ऑफ फाई। इक्वेशन नंबर 5 होगी मेरे हिसाब से। ये अपने पास में इक्वेशन 5 आई है मोमेंटम कंजर्व लॉ की, और वो आई थी एनर्जी कंजर्व लॉ की इक्वेशन नंबर 2। अब अपने को उस इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन 5 से सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। यानी कि इक्वेशन 5 इक्वेशन किस में से घटाएंगे, 2 में से। तो इक्वेशन 2 अपने क्या आई थी उसे देखते हैं। तो इक्वेशन 2 अपने क्या आई थी, इक्वेशन 2 थी अपने पास में एम स्क्वायर सी 4 इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश प्लस एम नोट स्क्वायर सी 4 प्लस 2h एम नोट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश। तो ये इक्वेशन अपने 2 आई थी जो किसकी थी, एनर्जी कंजर्वेशन की। अब अपन इस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एम स्क्वायर सी 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जो पार्ट है इक्वल टू इस पार्ट में से एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश प्लस एम नोट स्क्वायर सी 4 प्लस 2h एम नोट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश माइनस इस टोटल पार्ट में से किसको घटाना है, ये वाला जो पार्ट है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस न्यू डैश कोस ऑफ फाई भी लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं एच स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख दो माइनस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर
प्लस म्यू डैश स्क्वायर माइनस म्यू डैश कॉस ऑफ फाई। अब इस टोटल पार्ट को सोल्व कर लो। इधर देखो एम स्क्वायर C4 कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे तो रह गया 1 माइनस यहां पे C4 कॉमन लेंगे तो V स्क्वायर तो है, नीचे क्या आ जाएगा C स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू इस पार्ट को और इस पार्ट को सोल्व करो। एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर से माइनस का पार्ट है तो ये दोनों पार्ट तो कैंसिल हो जाएंगे, आएगा क्या माइनस का, यानी कि दोनों पार्ट को सोल्व करोगे तो क्या आएगा माइनस का 2h स्क्वायर न्यू डैश, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का न्यू डैश कोस फाई और माइनस का 2h स्क्वायर न्यू डैश कोस फाई। तो माइनस माइनस का दोनों है तो माइनस के 2h स्क्वायर ऐड हो जाएंगे और न्यू डैश साथ में क्या है कॉस ऑफ फाई। इसको सोल्व कर लोगे। अब देखो इसके बाद में अपने पास में एक पार्ट जो आया था 1 के रूप में है और एक पार्ट किसके रूप में कॉस फाई के रूप में है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। सोल्व करोगे तो प्लस एम नोट स्क्वायर C4 प्लस 2h एम नोट C स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश। अब अपने पास में ये जो पार्ट है इसको अपने को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा बीएससी सेकेंड ईयर में जाना पड़ेगा। अब बीएससी सेकेंड ईयर में अपन ने पढ़ा था लोरेंज रूपांतरण, उसमें अपन ने कांस्टेंट पढ़े थे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो एक कांस्टेंट था अल्फा, उस अल्फा कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए क्या थी 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब अपने पास में मास m है और एक विराम मास है क्या m नोट, इसका भी एक रिलेशन इस लोरेंज रूपांतरण में पढ़ा था, इसके एप्लीकेशंस में द्रव्यमान क्षति संबंध, तो वो था स्मॉल m इक्वल टू एम नोट अल्फा, या कह सकते हैं m इक्वल टू एम नोट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और सही रूप में लिख लेते हैं m स्क्वायर इक्वल टू एम नोट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या इसे कह दो कि m स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो एम नोट स्क्वायर। ये जो पार्ट है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं एम नोट स्क्वायर, तो लिख दो इस पार्ट की जगह अपन लिख सकते हैं एम नोट स्क्वायर और क्या था C4 जो सॉरी साथ था उसके वो आ जाएगा। अब एम नोट स्क्वायर C4 और इधर भी क्या है एम नोट स्क्वायर C4, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी का जो पार्ट है अपने रह रहा है उसको लिख दो। बाकी पार्ट जो है क्या है माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस फाई प्लस 2h एम नोट सी स्क्वायर न्यू माइनस म्यू डैश। फ्रीक्वेंसी का जो पार्ट है वो एक तरफ ले लो, म्यू माइनस म्यू डैश को एक तरफ ले लो ये पार्ट को, और इसका जो ये पार्ट है उसको नीचे लिख दो म्यू डैश। सोल्व करो तो अपने पास में देखो क्या आ जाएगा, इन दोनों को या तो ऐसे लिख सकते हो, पहले इनको ऐसे लिख लो 2h स्क्वायर म्यू डैश 1 माइनस कॉस ऑफ फाई इक्वल हो जाएगा 2h एम नोट सी स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश। 2h की एक पावर है इधर कैंसिल हो जाएगा 2h से, और इसको लिख दो उस वाले पार्ट को इस तरफ म्यू माइनस म्यू डैश अपॉन म्यू डैश हो जाएगा। और ये जो पार्ट है h, इधर एक h की पावर रह रही है, एम नोट सी स्क्वायर को इसको नीचे ले आओगे एम नोट सी स्क्वायर रह जाएगा और 1 माइनस कॉस फाई उस तरफ चला जाएगा 1 माइनस कॉस फाई, यानी कि इसके इक्वल क्या आ गया h अपॉन एम नोट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाई। अब अपने को सॉल्यूशन का थोड़ा सा आसान हो गया, देखो म्यू अपॉन म्यू डैश, तो यहां पे क्या रहेगा 1 अपॉन म्यू डैश माइनस में 1 अपॉन म्यू इक्वल टू h अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। अब जो कॉस फाई का जो पार्ट है ये डिपेंड करेगा अपने को वेवलेंथ को,
यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम मिनिमम, और वेवलेंथ जो है तरंगदैर्ध्य जो है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम या मिनिमम। वो इस फाई कोण के ऊपर डिपेंड करेगा। फाई क्या है, प्रकीर्णित फोटोन का जो उस आपतित फोटोन की डायरेक्शन से कोण है। एक सी की पार्ट ऊपर ले जाओ, सी अपॉन म्यू डैश, वेवलेंथ में चेंज करने के लिए सी अपॉन न्यू कह सकते हैं, कॉमन ले लिया मान लो, एच अपॉन एम नोट सी यहां रह गया 1 माइनस कोस फाई, सी अपॉन म्यू, लेमदा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन म्यू होता है। तो आपको पता है लेमदा इक्वल टू सी अपॉन म्यू, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, लेमदा डैश, माइनस ये वाला पार्ट क्या हो गया, लेमदा इक्वल टू एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। अब लेमदा डैश माइनस लेमदा को मैंने कहा था कि क्या कहते हैं, कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट अपन कह सकते हैं। इस लेमदा माइनस लेमदा डैश को कॉम्पटन विस्थापन भी कह सकते हैं, जिसे डेल लेमदा से भी प्रदर्शित अपन कर सकते हैं। तो अपने पास में देखो डेल लेमदा इक्वल टू एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, कितनी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड जो होती है। और एम नोट क्या होता है, एम नोट क्या है, डायग्राम में देखो, उस शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन्स का विराम द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान सब जानते हो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, और C प्रकाश का जो वेग है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको भी आप सोल्व कर सकते हो, तो इस पार्ट को सोल्व जब कर दोगे तो उसकी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में निकाल लेना, क्योंकि वेवलेंथ का जो मात्रक है वो क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। तो इसकी वैल्यू देखो सोल्व करोगे तो आपकी आएगी 0.0242 एंगस्ट्रॉम। ये कौन से पार्ट की वैल्यू आई है, H अपॉन एम नोट सी, यानी डेल लेमदा इक्वल टू H अपॉन एम नोट सी की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन, डेल लेमदा इक्वल टू 0.0242 माइनस कॉस फाई एंगस्ट्रॉम आ रहा है। अब ये जो कोण फाई है इसके ऊपर डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब हो सकता है, मिनिमम कब हो सकता है। तो अपने को तो मैक्सिमम चाहिए, यानी कि अधिकतम तरंगदैर्ध्य की एक्स किरणें पाए जाने की घटना को ही कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। तो ये मैक्सिमम फाई इक्वल टू 180 पर, यानी कि टक्कर करके वापस आ जाए उसी डायरेक्शन में, तो फाई इक्वल टू 180 पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर डेल लेमदा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी 0.0242 माइनस कोस पाई की -1 एंगस्ट्रॉम में, या अपन कह सकते हैं डेल लेमदा मैक्सिमम इक्वल टू 0.0484 एंगस्ट्रॉम। ये कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हैं अपन, या फॉर्मूला कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट का जो था वो ये भी एग्जाम में प्रूव कर सकते हैं। तो कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट का जो मैक्सिमम मान आया है उससे यह प्रदर्शित होता है कि जो क्वांटम की परिकल्पना मैक्स प्लांक ने दी थी उससे कॉम्पटन प्रभाव लागू किया जा सकता है। यानी कि कॉम्पटन इफेक्ट यही बताता है कि वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है क्या, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 0.0484 एंगस्ट्रॉम। तो कॉम्पटन प्रभाव क्वांटम यांत्रिकी में क्या हुआ, सफल सिद्ध हुआ। अब देखो इस क्वांटम प्रभाव में अपन ने केवल प्रकीर्णित फोटोन के और आपतित फोटोन के वेवलेंथ का डिस्प्लेसमेंट निकाला है। जो इलेक्ट्रॉन्स ने गति की थी उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और मोमेंटम पे चर्चा नहीं की है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अपन चर्चा करेंगे इस प्रतीक्षित इलेक्ट्रॉन जिसको गति मिली है आपतित फोटोन से, उस प्रतीक्षित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे और उसके मोमेंटम के ऊपर अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।